Hey everyone, welcome to Cartographia IES. I'm Gaurav and I will be dealing with international relations. International relations यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से डील करता है और आज का हमारा टॉपिक है इंडिया ईरान रिलेशंस। रिसेंटली चाबार प्रोजेक्ट को लेकर इंडिया और ईरान के रिलेशंस न्यूज़ में रहे हैं, तो आज के हम टॉपिक में देखेंगे इंडिया और ईरान के रिलेशंस क्या हैं, इसके साथ साथ चाबार प्रोजेक्ट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। After watching this video, you not need to go anywhere about India-Iran relations. Before we start, कार्टोग्राफिया आईएएस आप सभी के लिए एक प्रोग्राम लेकर आया है जिसका नाम है पंच अमृत प्रोग्राम, जिसमें हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चंस की रिटन गारंटी देते हैं। इसके साथ साथ हम यूपीपीसीएस में 90 क्वेश्चंस की रिटन गारंटी देते हैं। तो आप कार्टोग्राफिया आईएएस का पंचअमृत प्रोग्राम खरीदकर अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यूपीएससी का भी फेवरेट टॉपिक है इंडिया ईरान रिलेशन, क्योंकि 2018 और 2012 में मेंस में हमसे इंडिया और ईरान के रिलेशन पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ 2017 में प्रीलिम्स में चाबार प्रोजेक्ट से लेकर हमसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2018 में हमसे क्वेश्चन पूछा था कि इन व्हाट वेज वुड द ऑनगोइंग यूएस ईरान न्यूक्लियर पैक्ट कंट्रोवर्सी अफेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्ड टू इट्स सिचुएशन। एंड 2012 में सेम क्वेश्चन था कि हाउ हैव द यूएस सैंक्शन अगेंस्ट ईरान अफेक्टेड इंडियाज बायलैटरल रिलेशन विथ ईरान। तो ये दोनों चीजें जो पूछी गई हैं वो हम समझेंगे कि कितनी गहन है और कितनी इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर का एक ओवरव्यू मैं देता हूं। इसमें हम ज्योग्राफिक लोकेशन देखेंगे ईरान की और ईरान के आसपास की। इसके बाद हम इंडिया और ईरान का रिलेशंस देखेंगे। इसके बाद हम ईरान और यूएस का रिलेशन भी देखेंगे, क्योंकि ईरान और यूएस के रिलेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इंडिया और ईरान के रिलेशन पे। इसके बाद हम चाबार प्रोजेक्ट देखेंगे, ये कहाँ पर है और हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये देखते हैं, यहाँ पे इंडिया है और इंडिया के बाद ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बाद ये ईरान है। ये जो जगह है ये चाबार प्रोजेक्ट है, ओके, ये चाबार पोर्ट है और यहाँ पे आपको ये ग्वादर पोर्ट दिख रहा होगा, और जो कि पाकिस्तान का सी पैक, चाइना के सी पैक का हिस्सा है। ओके, शुरू करते हैं लेक्चर। सबसे पहले हम ईरान की लोकेशन देखेंगे। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो आप देखोगे सदर्न ईस्ट में यहाँ पर ये आपको पाकिस्तान दिखेगा, ईस्टर्न साइड में आपको अफगानिस्तान दिखेगा, नॉर्थ में आपको तुर्कमेनिस्तान मिलेगा। इसके साथ साथ नॉर्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट सी है, कैस्पियन सी। इसके बाद आप देखोगे कि अजरबैजान आपको दिखेगा। इसके बाद ये हल्का सा यहाँ पे बाउंड्री आर्मेनिया की भी लगती है। इसके बाद वेस्ट में आप देखोगे आपको तुर्की दिखेगा। इसके बाद आपको वेस्ट में ही इराक मिलेगा। साउथ की हम बात करें तो साउथ में आपको पर्सियन गल्फ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ये जो जगह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को चोक पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है और इंडिया का जो 60% ऑयल है वो यहीं से होके निकलता है। तो अगर ईरान कभी यहाँ पे ईरान की जो नेवी है उसके कुछ जहाज यहाँ पे अगर लगा दिए जाएं तो ये पूरी तरह से चोक हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ हमें यहाँ गल्फ ऑफ ओमान देखने को मिलेगा और गल्फ ऑफ ओमान के साथ ये जो कोस्ट है इसको हम मरकान कोस्ट बोलते हैं और इसी कोस्ट पे यहाँ पे आपको चाबार पोर्ट देखने को मिलेगा और चाबार पोर्ट के यहाँ पे आपको ये ग्वादर पोर्ट देखने को मिलेगा। ओके, सो ये हमने ईरान की लोकेशन देखी है कि ये जो कंट्री नेबर कंट्रीज कौन सी है, ये कैस्पियन सी है, नीचे आप देखोगे पर्सियन गल्फ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज देखा और हमने गल्फ ऑफ ओमान देखा। कैस्पियन सी हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, तो इस कैस्पियन सी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो ईरान से कैस्पियन सी ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक पूरे ईरान से लगता है। इसके बाद तुर्कमेनिस्तान से लगता है, इसके बाद कजाकिस्तान से लगता है, रशिया से लगता है और अजरबैजान से लगता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अराल सी। तो अराल सी किन देशों में है, तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, यूके।
उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में। ओके, सो कजाकिस्तान यहाँ पे दिख रहा है, तो कजाकिस्तान से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया सबसे ज़्यादा यूरेनियम अब कहाँ से खरीद रहा है, तो कजाकिस्तान से खरीद रहा है। ओके, सो आप देखोगे ये जो ईरान के साथ साथ ये जो पूरा बेल्ट है, ये रिसोर्सेज से बहुत भरा हुआ बेल्ट है। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसके साथ यूरेनियम, गैसेस, ऑयल, ये सारी चीज़ें बहुत एक्सेसिव लेवल पे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं ईरान और इंडिया का रिलेशन। सो इंडिया और ईरान के रिलेशन की अगर हम शुरुआत करें तो 1947 से पहले पाकिस्तान नहीं था। तो जब हम आज़ाद नहीं हुए थे या जब हमारा बंटवारा नहीं हुआ था, तो तब आप देखोगे कि ईरान और इंडिया इन दोनों की बाउंड्री, ये देखिए, ईरान और इंडिया की बाउंड्री साझा थी, क्योंकि पहले पाकिस्तान नहीं था। तो ईरान हमारा नेबरिंग कंट्री भी रहा है। इसके साथ साथ अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्टोरिक रिलेशंस की, तो आर्यंस ने जब इंडिया पर अटैक किया था ऋग्वेदा के टाइम पे, अराउंड 1500 बीसी के टाइम पे आर्यंस आए थे इंडिया में, ईरान के थ्रू आए थे। तो उसके साथ साथ ये अपना कल्चर भी लेके आए थे और इनके साथ हमारे हिस्टोरिक रिलेशंस भी थे। ईरान में एक सिल्क वैली ऑफ कसान एक जगह है, तो माना जाता है कि ये मीटिंग पॉइंट था इंडियन एंड ईरान सिविलियन का। ठीक है, तो इंडिया और ईरान का जो सिविलाइजेशन है, उनके लोग यहाँ पे मिलते थे, कल्चरल आदान प्रदान इनका होता था। इसके साथ साथ रिलीजियसली ये यहाँ पे रहते थे, मिलते थे, एक दूसरे के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे। ठीक है, कल्चरल रिलेशन की अगर हम बात करें तो हमारी एक एंशियंट बुक है, इसका नाम है ऋग्वेदा, और ईरान की एक एंशियंट बुक है, इसका नाम है अवेस्ता। तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। इनमें जो गॉड्स और मिथ्स की बात करी गई हैं वो बिल्कुल सेम करी गई हैं। इसके साथ साथ इनमें जो सन की बात करी है, काऊ को लेकर बात करी है, उनमें भी बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। इसके साथ साथ ईरान के जो फेस्टिवल्स हैं या जो ट्रेडिशन है, उनका इंडिया पे बहुत इम्पैक्ट है। आप देखोगे कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, इसके साथ साथ मुगल्स के टाइम पर नौरोज जो फेस्टिवल होता था वो काफ़ी फ्लोरिस्ड हुआ था। इसके साथ साथ आर्किटेक्चर में हमें ईरानियन आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है। रिलीजियस रिलेशन की हम बात करें तो आफ्टर ईरान इंडिया हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ सिया मुस्लिम्स। तो इंडिया के जो रिलेशन है इंडिया ईरान के साथ, उनके जो रूट्स हैं वो काफ़ी डीप हैं और काफ़ी पुराने हैं। अब हम बात करते हैं वाई इंडिया ईरान रिलेशन आर म्यूचुअली बेनिफिशियल। इंडिया और ईरान के जो रिलेशन है वो एक दूसरे को बेनिफिट कैसे करते हैं। तो अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज का रिजर्व है इनके पास। ओके, सो जिसमें नेचुरल गैसेस भी हैं। लेकिन जब ये सेकेंड लार्जेस्ट रिसोर्स इनके पास है रिजर्व, उसके बावजूद भी ये मेजर एक्सपोर्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ईरान है, ईरान में कंजर्वेटिव लॉ रहा है, इस्लाम का लॉ वहाँ पे चलता है। बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे इतना सारा रिसोर्स होने के बावजूद भी मेजर एक्सपोर्टर का इनका काम नहीं हो पाया है, मेजर एक्सपोर्टर नहीं है ये। तो इंडिया इनका क्या कर सकती है, यहाँ पे हेल्प कर सकती है। इंडिया कई सारे प्रोजेक्ट्स चला सकती है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकती है, इसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ईरान को दे सकती है, और जो कि हम अभी कर भी रहे हैं चाबार प्रोजेक्ट के जरिए, और भी कई रेल लिंक प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे। तो इंडिया यहाँ पे सीधे सीधे हेल्प करती है। अब इंडिया को क्या फायदा होता है, ईरान का जो ऑयल है वो कंपैरेटिवली चीप है। चाहे इंडिया सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीदे, इराक से खरीदे या यूएस से खरीदे, उन सबसे ज्यादा चीप हमें ऑयल पड़ता है ईरान का। ठीक है, इसके बाद ईरान हैज सेवरल चैलेंजेस टू ओवरकम बिफोर इट कैन बिकम अ एनर्जी सप्लायर। ठीक है, जब ये एनर्जी सप्लायर अगर इसको बनना है तो उसके लिए इसके ऊपर काफी सारे चैलेंजेस हैं, उनको इसको कम करना पड़ेगा। चैलेंजेस कैसे? जैसे यूएस ने सैंक्शंस लगा रखा है ईरान के ऊपर, तो उन सैंक्शंस में इसको ढील चाहिए, और इंडिया और यूएस अलाय हैं, तो वहां पे इंडिया सपोर्ट कर सकता है। इसके साथ साथ मैंने बोला यहाँ पे कंजर्वेटिव अप्रोच रही है, तो डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो इंडिया डेवलपमेंट कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है। इसके साथ साथ इंडिया एक आईटी हब है, सॉफ्टवेयर हब है, स्पेस में भी काम कर रही है, तो इन सब का यूज ईरान कर सकता है, और ईरान का जो नेचुरल रिसोर्स है उनका यूज इंडिया कर सकता है। ओके, दूसरी चीज ये है कि रोल इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को लेकर दोनों का सेम अप्रोच है। ईरान और अफगानिस्तान जो रेलवे लिंक बन रहा है उसको इंडिया वहां पे कंस्ट्रक्ट कर रहा है।
इंडिया इज करेंटली इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्टिंग 560 माइल लॉन्ग रेलवे लिंक द ईरानियन पोर्ट विद हैजीगैग। हैजीगैग अफगानिस्तान में एक जगह है, तो हैजीगैग से लेके और ईरान के पोर्ट को जोड़ने वाली जो रेलवे लिंक है उस पे काम कर रहा है इंडिया। ओके, इसके साथ साथ रोड कंस्ट्रक्शन भी इंडिया ने किया है, ये अफगानिस्तान में किया है। ज़ेरेंज एक जगह है और ज़ेरेंज से डेलाराम, डेलाराम ये साउथ अफगानिस्तान में है, और ये जो ज़ेरेंज है ये सॉरी डेलाराम जो है ये नॉर्थ अफगानिस्तान में है, और जो ज़ेरेंज है ये साउथ अफगानिस्तान में है, और जो ज़ेरेंज है ये बिल्कुल ईरान के बॉर्डर से लगता है, आगे हम मैप में देखेंगे। तो इंडिया अफगानिस्तान में रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है ताकि एक्सेसिबिलिटी अफगानिस्तान तक पहुंचे और उसके बाद सेंट्रल एशिया और फिर यूरोप तक पहुंचे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बोथ इंडिया एंड ईरान वांट टू स्टेबल गवर्नमेंट इन काबुल। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टेबिलिटी रहेगी इस रीजन में तो दोनों को फायदा है। इंडिया और ईरान दोनों का ट्रेड क्या हो सकता है, ग्लोबली एक्सेसिबल हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो इसका इम्पैक्ट इंडिया और ईरान दोनों पर पड़ेगा। तो दोनों ही चाहते हैं कि काबुल में एक स्टेबल गवर्नमेंट रहे। इसके साथ साथ फ्री ऑफ तालिबान इन्फ्लुएंस, तालिबान का जो इन्फ्लुएंस बना हुआ है अफगानिस्तान में, जो कहीं ना कहीं इंडिया और ईरान दोनों के जो बेनिफिट्स हैं उनको क्या कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है। क्योंकि तालिबान यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन है या रेलवे का कंस्ट्रक्शन है उसको इजीली नहीं करने देंगे, उसमें कुछ ना कुछ ये रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे जिससे इन दोनों के जो म्यूचुअल बेनिफिट है उन पे क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो ईरान को लगता है कि इंडिया के पास वो सारी चीजें हैं जो ईरान को आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। जैसे इंडिया कैपेबल है स्टील्स, माइंस, एल्यूमिनियम, मेटल्स, आईटी, सॉफ्टवेयर और स्पेस, और इन सब चीजों की जरूरत है इस टाइम पे ईरान को, और ईरान के ऑयल की जरूरत है इंडिया को। तो ये म्यूचुअली रिलेशन काम करेगा यहाँ पे। इसके बाद अगर हम जियोपॉलिटिकल बात करें तो ईरान वुड एक्ट एज गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया। ऑब्वियसली ईरान सेंट्रल एशिया का दरवाजा खोलता है। ईरान से आप अफगानिस्तान जा सकते हैं, अफगानिस्तान से आप उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और फिर आप रशिया होते हुए यूरोप, या फिर आप इधर तुर्की होते हुए भी यूरोप चले जाएंगे। तो आपको देखो मिडिल एशिया के साथ साथ आप देखोगे कि ये यूरोप और रशिया को भी कनेक्ट करता है ईरान। तो ईरान गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया है जो इंडिया और ईरान दोनों के लिए म्यूचुअल बेनिफिट देता है। इसके साथ विड्रॉल ऑफ यूएस ट्रूप फ्रॉम अफगानिस्तान, इंडिया एंड ईरान ऑन द सेम पेज ऑन टेररिज्म। तो अभी रिसेंटली 2014 में आप देखोगे 2014 से यूएस के जो ट्रूप्स हैं, जो सैनिक हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो अफगानिस्तान से मूव कर गए हैं। और अगर ऐसा होता है तो अफगानिस्तान में फिर से अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, और अनस्टेबिलिटी आएगी तो ये सारे प्रोजेक्ट्स क्या हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, और इन प्रोजेक्ट्स पे हो सकता है कि धीरे धीरे तालिबानीज इनको ना होने दें या फिर इनमें अवरोध लाएं। तो ये जो टेररिज्म का मुद्दा है ये ईरान और इंडिया दोनों के लिए ही म्यूचुअल रिलेशन बनाता है, और ईरान और इंडिया दोनों ही सेम पेज पर हैं और टेररिज्म को क्रिटिसिज्म करते हैं। इसके बाद अगर अदर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ईरान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट चालू हुआ था, इस पे काम हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की वजह से ये प्रोजेक्ट अभी भी स्टक है, बंद है। तो इंडिया चाहता है कि अंडर सी पाइपलाइन प्रोजेक्ट चालू हो जिससे ईरान से होते हुए सीधा अरब सी से होते हुए और ये पोरबंदर गुजरात में सी प्रोजेक्ट आ जाए, सी के थ्रू गैस पाइपलाइन डाली जाए और यहाँ से इंडिया को ये रिसोर्सेज गैस के प्राप्त हो सकें। इसके बाद चाबार प्रोजेक्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये एज वेल एज ईरान के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो हम देखते हैं कि चाबार प्रोजेक्ट क्या है। ये आपको जगह दिख रही होगी, ये चाबार पोर्ट है जो हम डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लेके और जाहिदान तक ये रेलवे लिंक है, और इस रेलवे लिंक पे हमको काम करना था। ये हमने 2016 में ये पैक्ट साइन किया था। 2016 में एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ था, और इस एग्रीमेंट में हमने बोला था कि चाबार जो पोर्ट है वहाँ से जाहिदान तक हम
रेलवे ट्रैक बनाएंगे। इसके बाद फर्दर हम जाहिदान से ज़ेरेंज तक इसको कंटिन्यू करेंगे और ज़ेरेंज से लेकर डेलाराम तक हमने रोड बना ही दी है जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ये जो ज़ारांज और डेलाराम के बीच में जो इंडिया ने रोड बनाई है, तो ये जो डेलाराम है ये नॉर्थ में पड़ता है अफगानिस्तान में, और ज़ेरेंज है ये साउथ में पड़ता है। ये जो डेलाराम है ये फराह प्रोविंस में है और ये ज़ेरेंज है ये निर्मूज प्रोविंस में है। ये जो रोड है इसको रूट 606 भी बोलते हैं अफगानिस्तान में, और ये हमने 22 जनवरी 2009 को कंप्लीट कर दिया था प्रोजेक्ट। और इसको कंप्लीट करने के लिए BRO जो हमारी सड़कें बनाता है उसने कंप्लीट किया था, और ज़ेरेंज से लेकर डेलाराम तक की जो डिस्टेंस है वो है 218 किलोमीटर। ओके, सो ये यहाँ पे मरकान कोस्ट है जो आपको पहले मैं बता चुका हूँ, चाबार पोर्ट के पास। इसके नीचे आप देखोगे गल्फ ऑफ ओमान है, और ये आपको दिख रहा होगा ग्वादर पोर्ट। तो ग्वादर पोर्ट और चाबार के बीच में सिर्फ 72 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ओके, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक बार हमने ये कनेक्ट कर दी ये सब चीज़ें, तो यहाँ से हम टर्की होते हुए यूरोप को टच कर पाएंगे, और जाहिदान, ज़ेरेंज और डेलाराम होते हुए हम अफगानिस्तान को कनेक्ट करेंगे। अफगानिस्तान में यहाँ 4 मेजर सिटीज़ हैं, हम उनको कनेक्ट करेंगे। उसके साथ साथ हम फिर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान होते हुए रशिया, रशिया से फिर हम यूरोप को कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारे लिए एक गेटवे का काम करता है, और चाबार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि चाबार प्रोजेक्ट है क्या, कब साइन हुआ था। तो 2003 में ये साइन हुआ था, और दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर, दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था, इसमें ये साइन हुआ था। और इसके बाद लोकेटेड इन सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस, ये जो नीचे जगह है, ये जो प्रोविंस है इस प्रोविंस को बोलते हैं हम सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ओके, और इन मरकान कोस्ट, ये हमने देखा था मरकान कोस्ट के पास में, और साउथ ईस्टर्न ईरान में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद लाइज ऑन गल्फ ऑफ ओमान, नीचे गल्फ ऑफ ओमान है, रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड है, उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। आप ईरान में देखोगे एक और पोर्ट है जिसका नाम है बंदर अब्बास, वो काफ़ी डेवलप्ड है। तो इंडिया इस पे काम कर रहा है, और इसको डेवलप्ड करने के साथ साथ फ्री ट्रेड जोन भी बनाने को राजी है। इसके बाद हम देखेंगे ओनली ईरानियन पोर्ट है ये, जो डायरेक्टली एक्सेस करता है किसको, ओसीन को। ठीक है, सीधे समुद्र से लगता है। अब हम बात करते हैं वाई चाबाहार इंपॉर्टेंट टू अस, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इतना। तो सबसे पहली चीज तो ये कि ये पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसको काउंटर करता है। ओके, और जो कि चाइना ने बना रखा है पाकिस्तान में। दूसरी चीज ये है कि अलाउ इंडिया टू बाईपास पाकिस्तान टू ट्रांसपोर्ट गुड्स टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। तो ये पाकिस्तान को बाईपास करके इंडिया के जो भी गुड्स हैं, जो भी वस्तु हैं, उनको अफगानिस्तान और उसके साथ साथ सेंट्रल एशिया पहुंचा सकता है इजीली। ओके, इसके साथ साथ ये गल्फ ऑफ ओमान में है, जिससे फायदा ये होगा कि इंडिया अपना मैरीटाइम कॉमर्स को बढ़ा सकता है। ओके, तो हम सी के थ्रू जा सकते हैं, और सी क्या होगा, यहाँ पे हमें कॉस्ट भी कम पड़ेगी और इसके साथ साथ हमारा टाइम भी बचेगा। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद लोकेटेड लेस देन 72 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ग्वादर। तो ग्वादर और जो चाबार पोर्ट है उसके बीच में सिर्फ 72 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो इतनी कम डिस्टेंस का एक फायदा ये होगा कि हम ट्रैक कर पाएंगे चाइनीज और पाकिस्तान मिलिट्रीज को, कि ग्वादर के आसपास ये कहीं इनकी एक्टिविटीज क्या हैं, उनको हम इजीली ट्रैक कर पाएंगे चाबार पोर्ट से। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड टाइम। तो जो भी ट्रांसपोर्ट की जो भी कॉस्ट है और जो भी टाइम है, उनमें बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आएगा, और बहुत ज़्यादा कॉस्ट और टाइम दोनों ही कम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं ज़रांज डेलाराम रोड। अब इस प्रोजेक्ट के साथ साथ अभी हमने देखी थी कि जो ज़रांज और डेलाराम रोड है ये हमने बनाई हुई है कहाँ पर, अफगानिस्तान में। ठीक है, तो दिस रोड कैन गिव एक्सेस टू अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में गारलैंड हाईवे है, उसको एक्सेस करता है ये ज़रांज डेलाराम। और ये जो गारलैंड हाईवे है ये अफगानिस्तान की 4 मेजर सिटीज से कनेक्टेड है, हेरात, कांदार, काबुल और मुजरे शरीफ। तो इंडिया अगर अपना कोई भी गुड्स भेजेगी तो ये जैसे ही चाबार पोर्ट पे पहुंचेगा, उसके बाद ईरान के बाद ये ज़रांज डेलाराम में ये रोड पे पहुंच जाएगा। रोड से फिर ये 4 जो बड़े बड़े शहर हैं ये कनेक्टेड है, तो ईजिली हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। और इसके बाद फर्दर फिर सेंट्रल एशिया के बाद यूरोप के बाद हम रशिया को भी कनेक्ट कर सकते हो। इट विल बूस्ट इंडियाज एक्सेस टू ईरान, द की गेटवे
टू INSTC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये इसको भी कनेक्ट करेगा। और फर्दर हम देखते हैं कि ये है क्या। तो ये इंडिया है, और इंडिया से आप गए ये यहाँ पे चाबार पोर्ट, चाबार से ये आप ईरान में घुस गए, ईरान से आप ये यहाँ पे अफगानिस्तान में पहुँच गए, अफगानिस्तान में गारलैंड हाईवे से आपने 4 शहरों को जोड़ दिया। यहाँ से आप फिर ये उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान होते हुए आप ऐसे रशिया पहुँच जाओगे, ओके। या फिर आप यहाँ से ऐसे टर्की होते हुए भी चले जाओगे, और इस रूट से होते हुए भी आप रशिया पहुँच जाओगे। तो ये जो गेटवे है ईरान का, यही एक और गेटवे खोलता है जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ओके। तो ये इस कॉरिडोर तक एक्सेस पहुंचाएगा। तो इस कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो इसके फाउंडिंग मेंबर हैं रशिया, ईरान और इंडिया, और 2002 में इसको साइन किया गया था। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इस कॉरिडोर का ऑब्जेक्टिव है कि रिड्यूस कॉस्ट इन टर्म ऑफ टाइम एंड मनी। आप अभी यहाँ से शिप जाते हैं स्वेज कैनाल से होते हुए, फिर ये मेडिटेरियन सी में पहुंचते हुए फिर ऐसे जाएंगे, और फिर हम जाके यूरोप को कवर करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए जो हमारा ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये हमारा टाइम भी बचाएगा, पैसा भी बचाएगा। और इंडिया के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये काउंटर करेगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। अब हम बात करते हैं रीसेंट इशू क्या था। तो रीसेंट इशू ये है कि ड्रॉप इंडिया फ्रॉम चाबार रेल प्रोजेक्ट ड्यू टू लैक ऑफ एंगेजमेंट। ये द हिंदू की न्यूज़ मैंने उठाई हुई है कि इंडिया का लैक ऑफ एंगेजमेंट है चाबार प्रोजेक्ट के लिए, इसलिए इंडिया को इस प्रोजेक्ट से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया है। तो ईरान ने बोला है कि हमारे पास ईरानियन नेशनल डेवलपमेंट फंड है, जिसमें हमारे पास 400 मिलियन पैसे पड़े हैं, उनका यूज करके हम इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, चलाएंगे, ठीक है। तो अब ये बात करते हैं कि इंडिया का लैक ऑफ एंगेजमेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शन, ओके। सो यूएस ने जो ईरान पे सैंक्शंस लगा रखे हैं, इस वजह से इंडिया उतना ज़्यादा इंगेज नहीं कर पा रही है। अब बात करते हैं कि यूएस ने ईरान पे सैंक्शंस क्यों लगाए हैं। तो ईरान और यूएस की भी एक कहानी है। अगर हम हिस्ट्री ऑफ ईरान जानने की कोशिश करें तो यहाँ पे 3 मेजर डायनेस्टीज की हम बात करेंगे, सफाविद डायनेस्टी, कज़ार डायनेस्टी और पहलावी डायनेस्टी। सफाविद डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो 1501 से 1736 तक सफाविद रहे हैं। इसके बाद कज़ार 1785 से 1921 तक रहे, और इसके बाद पहलावी 1921 से 1979 तक रहे हैं। सफाविद डायनेस्टी आपने तब भी सुना होगा जब बाबर काबुल में ही बाबर ने सफाविदों से हेल्प मांगी थी उज्बेक्स के अगेंस्ट। उज्बेकों के किंग थे सैबानी खान, तो सैबानी खान को हराने के लिए बाबर ने सफाविदों से हेल्प ली थी, ओके। तो ये वही सफाविद डायनेस्टी है। इसके बाद कज़ार डायनेस्टी। कज़ार डायनेस्टी के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी कि जो उलेमाज हैं, इनके हाथ में पॉलिटिकल चीज़ें पहुंच गई थी, और उलेमाज बोला जाता है रिलीजियस गुरुओं को, ओके। तो जो रिलीजियस गुरु थे ईरान के, तो इनके हाथ में पॉलिटिक्स यहाँ पे पहुंच जाती है 1785 के आसपास, और 1921 तक इन्हीं के हाथ में रहती है। उसके बाद 1921 में पहलावी डायनेस्टी आती है, और यहाँ से जो किंग है वो शाह बनने स्टार्ट होते हैं। और उसके बाद आप देखोगे कि 1979-78 में ईरान का रिवॉल्यूशन होगा, और उसके बाद सारी चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। तो बात करते हैं 1906 की। 1906 में एक रिवॉल्यूशन हुआ था जो कज़ार डायनेस्टी के टाइम पे हुआ था। तो जो कज़ार डायनेस्टी है, इन्होंने एक्सेप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को, और जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एक्सेप्ट किया तो इन्होंने किंग की पावर्स को कम कर दिया था, और एक पीएम को रखा था, और पीएम को पावर्स देना स्टार्ट कर दिया था। जिससे हुआ ये कि जो उलेमा थे उन्होंने अपना सपोर्ट को खींच लिया था, और ये रिवॉल्यूशन फेल हो गया था। उसके बाद 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, और इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ऑयल डिस्कवर हुआ ईरान के आसपास जो क्षेत्र है वहां पे। अब इस ऑयल को लेके यूके और यूएसएसआर में लड़ाई स्टार्ट होने लग गई। तो इसी टाइम पर पहलावी डायनेस्टी के एक व्यक्ति थे, इनका नाम था रजा खान शाह, और इन्होंने यूके को बोला कि आप मुझे किंग बना दो, और जितना भी ऑयल है आप रख लो। तो यहाँ से रजा खान शाह ये किंग बन जाते हैं, और यूके के हाथ में चला जाता है सारा ऑयल रिसोर्सेज, ओके। उसके बाद इनके लड़के मोहम्मद रजा शाह किंग बनते हैं 1941 में, और ये 1979 तक किंग रहते हैं, ठीक है। अब आगे चल के ईरान में इलेक्शन होता है 1951 में, और इस इलेक्शन में पीएम
पीएम इलेक्ट होते हैं और इनका नाम होता है मोहम्मद मोशादेह। ओके, तो मोहम्मद मोशादेह इनको एज एन पीएम बनाया जाता है और ऐसे जैसे ये पीएम बनते हैं तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि ऑयल का नेशनलाइजेशन करते हैं। ओके, ऑयल का नेशनलाइजेशन। तो जब ये ऑयल का नेशनलाइजेशन करते हैं तो ये चीज ना तो यूके और ना यूएस दोनों को पसंद आएगी, तो दोबारा से यूके और यूएस रोल में आते हैं और ये क्या करते हैं, मोहम्मद मोशदेह को हटा देते हैं और मोहम्मद रजा शाह को दोबारा से किंग बना देते हैं। ओके, और मोहम्मद रजा शाह जैसे ही किंग बनते हैं तो उसके साथ साथ इनका झुकाव यूएस की तरफ हो जाता है और अब ये क्या करने लगेंगे, लिबरलाइजेशन पे ज़्यादा जोर देंगे। इसके साथ साथ ये वेस्टर्न एजुकेशन को अप्रोच करेंगे। इसके बाद ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, वुमेन राइट्स की बात करेंगे। और जब ये ऐसी चीज़ें करते हैं तो इस्लाम, क्योंकि ईरान में इस्लाम लॉ अभी भी चल रहा है, इस्लाम का लॉ चल रहा है, तो इस्लाम में इन सब चीज़ों पे रोक है। तो इसी टाइम पे एक व्यक्ति हैं अयातुल्ला रुहुल्लाह खोमैनी, ये बोलेंगे कि जो शाह है वो इस्लाम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ओके, और ये बोलेंगे कि ये जो वेस्टर्नाइजेशन है या फिर वुमेन को राइट देना है ये इस्लाम के अगेंस्ट है और ये ऐसी चीज़ें करते हैं और इसके साथ साथ ये रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 1963 में शाह इनको अरेस्ट करवा देते हैं और बाद में ये इराक चले जाते हैं और इराक से अपने मूवमेंट को ये क्या करते हैं, फर्दर इंक्रीज करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो जब ये अपने मूवमेंट और रिवॉल्यूशन और अपनी स्पीचेस देते रहते हैं, धीरे धीरे उनका इम्पैक्ट पड़ता है ईरान में और ईरान में 1978 और 1979 में एक रिवॉल्यूशन होता है जिसको ईरान रिवॉल्यूशन बोला जाता है। इस रिवॉल्यूशन के टाइम पर शाह ईरान छोड़ के चले जाते हैं यूएस। ओके, और जब ये यूएस चले जाते हैं तो ईरान रिवॉल्यूशन के टाइम पे ईरान के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ये यूएस की एम्बेसी पे अटैक करते हैं और इस एम्बेसी में से वहाँ पे लगभग 50 या 52 लोग होते हैं, उनको अरेस्ट कर लेते हैं और यूएस से डिमांड करते हैं कि शाह को वापस भेजो तभी हम इनको छोड़ेंगे। तो ऐसी ये जियोपॉलिटिकल कंडीशन उस टाइम पे हो गई थी ईरान में और ईरान में दोबारा से आयतुल्ला रूहानी खोमानी इनके हाथ में पॉलिटिकल पावर चली जाती है और अप्रैल 1979 में एक दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन आता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर होते हैं जो रिलीजियस गुरु होते हैं और उसके बाद इसमें एक प्रेसिडेंट होगा और उसके बाद पार्लियामेंट होगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है और इसी के साथ साथ इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड की भी स्थापना की जाती है जो इन कॉन्स्टिट्यूशन और इस सुप्रीम लीडर, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, 1980s से लेके 1988 तक ईरान और इराक वॉर होता है। ये क्यों होता है, इराक का जो इस टाइम पे राजा था, इनका नाम, जो किंग थे, इनका नाम था सद्दाम हुसैन। ओके, तो सद्दाम हुसैन जो थे ये सुन्नी मुस्लिम से बिलोंग करते थे, जबकि इराक में जो पॉपुलेशन थी ज़्यादा वो शिया पॉपुलेशन थी। तो सद्दाम हुसैन को ये लगा कि ये जो खोमैनी जो स्पीच दे रहा है या फिर जो रिलीजियस रिवॉल्यूशन हुआ है, कहीं इस रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट इराक पे ना पड़े। तो इसी डर की वजह से इराक ईरान पे अटैक कर देता है और ये 8 साल तक एक भयंकर युद्ध चलता है, ईरान और इराक वॉर। और ये वॉर इतना ज़्यादा हीनियस हो जाता है कि बाद में जाके यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स, इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ओके, और जब न्यूक्लियर वेपन्स आएंगे तो दोबारा से यूएस पिक्चर में आएगा और यूएस क्या करेगा, सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर देगा ईरान के ऊपर। तो यहीं से स्टार्ट होता है कि यूएस 1979 से लेके 2013 तक ईरान पर सैंक्शन लगा के रखता है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हो और क्योंकि आपके पास यूरेनियम और बाकी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। तो 1979 से लेकर 2013 तक कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं होता है। उसके बाद आप देखोगे बराक ओबामा यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी स्मूथ होंगी और ईरान में हसन रूहानी साहब आएंगे और उसके बाद बातचीत स्टार्ट होती है। और उसके साथ साथ 2013 से जब ये बातचीत स्टार्ट होती है तो फिर एक ईरान न्यूक्लियर डील पैक्ट साइन होता है जिसको JCPOA भी बोलते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, और ये 14 जुलाई 2005 को वियना ऑस्ट्रिया में साइन होता है।
इसमें एक तरफ ईरान होता है और दूसरी तरफ P5+1 मेंबर होते हैं। P5 जो 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएन में, यूएस, यूके, रसिया, फ्रांस, चाइना और +1 जर्मनी। तो ये जो पैक्ट होता है इसमें बोला जाता है कि ईरान से कि आप यूरेनियम का यूज़ कम करोगे और बाकी आप यूरेनियम का जो भी यूज़ कर रहे हो सिर्फ आप एनर्जी में करोगे, न्यूक्लियर वेपन में नहीं करोगे। इसके बाद होता क्या है, यूएस विड्रॉ कर लेता है 2018 में इस न्यूक्लियर डील से और ईरान पे दोबारा से क्या लगा देता है, सैंक्शंस लगा देता है। और इसके साथ साथ अब इंडिया पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यूएस 8 देशों को बोलता है कि वो ईरान से अब क्या परचेज नहीं करेंगे, ऑयल परचेज नहीं करेंगे। ओके, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि फरवरी 2020 में इंडिया ईरान से बिल्कुल पूरी तरह से ऑयल परचेज नहीं करता है, अब जीरो ऑयल परचेज करता है। ओके, और अभी इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल परचेज करता है इराक से। ओके, सो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स। तो ये पूरी कहानी थी सेक्शंस की। अब हम बात करते हैं व्हाई द रीसेंट मूव बाय ईरान इज कंसीडर्ड एज अ सेटबैक फॉर इंडिया। तो 2016 में एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ था। अब हम बात करते हैं वही चाबार वाली प्रोजेक्ट की, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में। ये जो ट्राइलेटरल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसिट कॉरिडोर बनाना था और जिसके लिए इंडिया ने बोला था कि हम आपको रेलवे का एक्सेस पूरा देंगे। ठीक है, तो इंडिया और ईरान के बीच में मेमोरेंडम पास हुआ था जिसमें 628 किलोमीटर रेल लाइन कंस्ट्रक्ट करनी थी चाहबार से लेकर और जाहेदान तक। तो ये चाहबार से लेकर जाहेदान तक जो भी रोड का कंस्ट्रक्शन था ये इंडिया के अंडर होना था और फर्दर इसको एक्सटेंड करते जाहेदान से जारान तक। ठीक है, तो इंडिया की एक कंपनी है, रेलवे कंपनी इरकॉन, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, हैड साइंड MOU एंड प्रॉमिस टू प्रमोट ऑल सर्विसेज, लॉजिस्टिक एंड स्ट्रक्चर वर्क एंड फाइनेंस कितना, $1.6 बिलियन। किस लिए, चाबार से जाहेदान का ये जो रेल प्रोजेक्ट है इसके लिए ये इरकॉन ने साइन किया था। ठीक है, अब रीजन फॉर इंडिया एक्शन। ठीक है, तो अभी ईरान एक्शन, तो ये जो साइन किया था तो इस चीज में क्या हुआ, इंडिया ने बहुत सारा डिले किया है। इंडिया ने सर्विसेज की बात करी थी, लॉजिस्टिक की बात करी थी, स्ट्रक्चर वर्क की बात करी थी और ये सारी चीजें इंडिया ने प्रोवाइड नहीं करा पाई हैं। तो दैट्स द रीजन कि ईरान कह रहा है कि इंडिया बहुत डिले कर रहा है तो हम अब ये प्रोजेक्ट खुद ही कर लेंगे। तो रीजन फॉर ईरान एक्शन ये है कि डिले इन इंडियाज फंडिंग ड्यू टू फियर ऑफ यूएस सेक्शंस। ठीक है, तो डिस्पाइट सेवरल साइट विजिट बाय इरकॉन इंजीनियर्स। ओके, सो इरकॉन के जो इंजीनियर्स हैं वो कई बार चाबार पोर्ट पे गए, वहां पे पूरा साइट देखा उन्होंने, उसके बावजूद भी इंडिया नेवर बिगन द वर्क बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शन। ठीक है, तो यूएस सैंक्शन ना लगा दे कहीं और इंडिया पे, तो इसलिए इंडिया क्या कर रही है, यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगर ऑयल डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो इंडिया हैज ऑलरेडी जीरोड आउट इट्स ऑयल इम्पोर्ट। ठीक है, तो इंडिया अभी ईरान से बिल्कुल भी ऑयल नहीं खरीद रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शंस। इसके बाद डिफिकल्टीज इन लॉजिस्टिक प्रोक्योरमेंट। अब इंडिया ने यूएस को बोला कि ये जो चाबार प्रोजेक्ट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ ये चाइना को भी क्या कर रहा है, टैकल कर रहा है। तो यूएस ने इंडिया को वेवर दे दिया कि ठीक है तुम चाबार प्रोजेक्ट का जो भी काम चल रहा है वो चला सकते हो, बाकी चीजों पे सैंक्शंस लगा रहेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो लॉजिस्टिक्स चाहिए, ठीक है, जो सप्लायर चाहिए, वो जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो इंडिया नहीं ला पा रही है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ यूएस और ईरान के बीच में क्या है, सैंक्शंस लगे हुए हैं। इसके बाद ईरान को एक बेटर डील दिखती है कहाँ पे, चाइना में। ओके, सो चाइना क्योंकि चाइना यूएस के अंडर काम नहीं करता। अगर यूएस और ईरान की जो सैंक्शंस लगा रखे हैं इसमें चाइना पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। चाइना जाके ईरान में इस प्रोजेक्ट को चला सकता है। चाइना के पास इतनी सारी कैपेबिलिटी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, लॉजिस्टिक्स से लेके, इक्विपमेंट से लेके ये सारी चीज़ें दे सकता है। ठीक है, तो ईरान को ये लगा कि इंडिया से अच्छा चाइना है, इसके पास हम जा सकते हैं और इनके पास सारी चीज़ें हैं। और चाइना पहले भी 2016 में ईरान को अप्रोच कर चुका है चाबार प्रोजेक्ट को लेकर। तो ईरान के लिए बेटर डील है चाइना। दैट्स द रीज़न कि ईरान चाइना की तरफ मूव कर गया है।
ईरान चाइना की अगर हम बात करें तो द अनाउंसमेंट ऑफ ईरान चाइना 25 ईयर पार्टनरशिप, ठीक है, तो 25 साल की पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट इन्होंने किया है। और चाइना ने बोला है कि वो 400 बिलियन यूएस डॉलर लगाएगी ईरान में टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, एनर्जी प्रोजेक्ट और चाहबार ड्यूटी फ्री जोन, और उसके साथ साथ ऑयल रिफाइनरी पे भी काम करेगी। तो इससे चाइना को फायदा क्या है? तो चाइना को ये फायदा कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी ये बूस्ट करेगी, इसके साथ साथ इनका बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है इसको यहाँ से एज मिलेगा, ठीक है, और इसके साथ साथ ही इंडिया को इजीली काउंटर कर पाएंगे। अब हम कंक्लूजन पे जाते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि इंडिया को अभी पीस डिप्लोमेसी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि अभी कोई ऐसा स्टेटमेंट ईरान की तरफ से नहीं आया कि इंडिया को हमने पूरी तरह से चाबार प्रोजेक्ट से हटा दिया या बाहर कर दिया है। अभी ईरान ने सिर्फ ये बोला है कि वो जो रोड है चाबार से लेके चाबार से लेके जो रोड बननी है उस रोड को कंस्ट्रक्ट कौन करेगा? ईरान करेगा, ओके। और ईरान अपना फंड जो 400 मिलियन यूएस डॉलर का फंड है वो यूज करेगा। इसके बाद इंडिया हैड एलोकेट 100 करोड़ फॉर द चाबार प्रोजेक्ट इन दिस ईयर बजट। इंडिया ने इस बजट में 100 करोड़ रुपए इस चाबार प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट भी किए हैं। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना का जो डेट पॉलिसी है कि चाइना एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे देती है और फिर लॉजिस्टिक इक्विपमेंट इन सब के लिए देती है, और बाद में ये डेट पॉलिसी का यूज़ करते हैं और फिर यहाँ पे बेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ भी ईरान देख रहा है। तो इंडिया को अभी पीस डिप्लोमेसी रखनी चाहिए, और इसके साथ आगे जो भी चीज़ें होंगी उस पर हम नज़र रखेंगे कि इंडिया और ईरान के रिलेशंस कैसे जा रहे हैं। बाकी आप कार्टोग्राफिया से जुड़े रहिएगा, स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड फॉर मोर वीडियोस आप कार्टोग्राफिया IAS चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी थैंक यू।